एंड वेलकम टू लेट्स सिंप्लीफाई। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बात की थी आपके स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में, आपके लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में, और साथ ही में देखा था व्हाट इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो कार्ड में वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक प्रोवाइडेड होगी, जाके पहले उसे देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटिफायर्स के बारे में। अब ये क्वांटिफायर्स क्या होता है, इसका लॉजिक इस चैप्टर में क्या यूज है। देखिए, sometimes we come across a situation, we come across certain statements which talk about quantities. For example, let us consider this example. I say that I have all blue pens. देखिए मैंने क्या कहा, it is a simple statement. I have all blue pens. देखिए इसमें क्या हुआ, जितने भी पेन्स है मेरे पास, जितने भी पेन्स का कलेक्शन है, उसमें के सारे जो पेन्स है वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन? दे आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ बीइंग ब्लू। Okay, now let's take an example. Let's have a look at this statement. Few of the pens are black. Now, what is the difference between these two statements? Few of the pens are black. इसमें क्या हुआ देखिए, यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो सारे के सारे पेन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, कुछ पेन्स है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। Few pens are there which are black in nature, not all the pens. There are just few pens who are black. तो इसीलिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट ये है जो सारे के सारे पेन्स के बारे में बात कर रही है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट ये है जो कुछ पेन्स के बारे में बात कर रही है, कुछ उन पेन्स के बारे में बात हो रही है जो ब्लू नहीं है, जो ब्लैक है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वांटिफायर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, देखिए दो प्रकार के क्वांटिफायर्स होते हैं आपके पास मैथमेटिकल लॉजिक में। सबसे पहला क्वांटिफायर है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देखिए ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ ए की तरह इसका सिंबल होता है, उल्टा ए, इन्वर्टेड। ओके, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, इन्वर्टेड ई। ओके, यानी कि दोनों को मिरर इमेज करके आप समझ सकते हैं। ए को उल्टा बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ई को उल्टा बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, बस यही दोनों के लिए सिंबल यूज होता है। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है और एग्जिस्टेंशियल क्या होता है। देखिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है या फिर यूनिवर्सली अप्लाइड होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ किसी एक क्लास में मैं चला गया, ठीक है, आई गो इन टू अ क्लास एंड आई टॉक टू ऑल द पीपल हु आर देयर इन द क्लास। मान लीजिए कि वो क्लास है 12th स्टैंडर्ड का। अब अगर मैं 12th स्टैंडर्ड के क्लास में जाऊं और मैं अगर ये पूछूं कि हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दिस क्लास आर फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, अब रेस्पॉन्स क्या आने वाला है मुझे? देयर विल बी ऑल द स्टूडेंट्स हु विल बी इन दी 12th स्टैंडर्ड। तो जब सारे के सारे एलिमेंट्स उस सेट के उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। पेन वाला एग्जांपल याद है आपको? मैंने कहा था इफ आई हैव ऑल द ब्लू पेन्स देयर आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विच आर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ठीक है, और एक एग्जाम्पल चाहिए तो आपको देखो मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। इफ आई आस्क यू हाउ मेनी ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इंडियन है? ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे मेरे व्यूअर्स आर फ्रॉम इंडिया, सो एवरीबडी विल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ बीइंग इंडियन। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यूनिवर्सल क्वांटिफायर वो क्वांटिफायर होता है जहां पर आपके सारे के सारे एलिमेंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपके पास कोई एक सेट है तो उस सेट के सारे एलिमेंट्स गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की। देखिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर नाम से ही कुछ बता रहा है कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यूनिवर्सल में सब यूनिवर्सली होता है, एग्जिस्टेंशियल में कुछ एग्जिस्ट करता है। देखिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अगर समझना है तो बहुत ही सिंपल सा चीज है ये। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इसे सेटिस्फाई करेंगे। देयर विल बी फ्यू एलिमेंट्स विच विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, नॉट ऑल द एलिमेंट्स। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से पूछूं हाउ मेनी ऑफ द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो आर फ्रॉम मुंबई, तो मुझे पता चलेगा देयर आर फ्यू व्यूअर्स हु आर वॉचिंग फ्रॉम मुंबई, फ्यू आर आउटसाइड द मुंबई। सो इसीलिए कुछ लोग हैं जो सेटिस्फाई करेंगे, कुछ लोग हैं जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं पूछूंगा हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम इंडिया, तो डेफिनेटली सभी लोग कहेंगे वी आर फ्रॉम इंडिया, तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा। अगर मैं कहूँगा हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम मुंबई, तो कुछ लोग होंगे कुछ लोग नहीं होंगे। जब कंडीशन पार्शियली एक्सेप्टेड होती है
यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सेटिस्फाई नहीं करते, उसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अगर बात करते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में आते हैं, तो देखिए एवरी, ऑल, यूजुअली यही दो वर्ड्स यूज होते हैं, एवरी एंड ऑल। तो अगर आप एवरी या फिर ऑल यूज करोगे तो डेफिनेटली वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के वर्ड्स होंगे। और अगर आप फ्यू या फिर सम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली दे विल टॉक अबाउट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो अगर आपके पास कोई एक स्टेटमेंट आ जाएगा जहां पर ऑल लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात हो रही है। अगर आपके सामने कोई वर्ड आ जाए, कोई सेंटेंस आ जाए, कोई स्टेटमेंट आ जाए जहां पर एवरी लिखा होगा तो वो यूनिवर्सल होगा। अगर सम लिखा होगा या फिर फ्यू लिखा होगा उस स्टेटमेंट में तो डेफिनेटली दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो चलिए बात करते हैं अब आपके एक्सरसाइज 1.3 की। 1.3 का ये सबसे पहला क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू सेट 3, 5, 7, 9, 11, 12 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक सेट ए दिया हुआ है जिसके ऊपर बेस्ड कुछ सब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। आपको बताना होगा कि उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, क्या वो स्टेटमेंट वाकई में सही है या फिर वो गलत है। ठीक है, कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये कि इस स्टेटमेंट्स को कैसे रीड किया जाता है। देखिए, जब कभी आपके सामने ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाया होगा तो उसे हम लोग हमेशा पढ़ेंगे देयर एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा देयर एग्जिस्ट एक्स, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है तो यहाँ पर लिखूंगा देयर एग्जिस्ट एक्स which belongs to a such that x minus 8 equals to 1। ये st का मतलब such that। ठीक है, नाउ what next I'm going to teach you is, चलो ये तो हो गया ट्रांसलेशन की बात। बहुत ही इजी वर्ड्स में अगर आपको ट्रिक सिखाना होगा तो देखिए एक ट्रिक याद रखना है कि whenever you have existential you have to check whether at least one of the element satisfies the condition or not। ये आपके लिए ट्रिक रहेगा कि अगर एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई करता है तो आपको ये कहना होगा कि यस इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल में हमें ये ढूंढना है कि क्या एक तो ऐसा एलिमेंट है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देख लेते हैं, अगर आप बात करोगे इस कंडीशन की तो वो है x माइनस 8 इक्वल्स टू 1। देखिए बहुत ही सिंपल सी कंडीशन आपके सामने रखी जाएगी, आपको क्या करना होगा बस चेक करना है कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे कि 3 की अगर बात करोगे, अगर x की जगह पे 3 रखा जाए तो 3 माइनस 8 1 होगा क्या? नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा। तो 3 ने तो सेटिस्फाई नहीं किया, हमारे इस एग्जाम्पल के लिए 3 ने तो सेटिस्फाई नहीं किया। उसके बाद अगर 5 की बात करोगे तो देखते हैं 5 कर रहा है क्या सेटिस्फाई? 5 माइनस 8 विल बी माइनस 3, डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू 1, तो 5 ने भी सेटिस्फाई नहीं किया। अगर बात करोगे 7 की तो 7 माइनस 8 माइनस 1 होता है, प्लस 1 नहीं, तो 7 ने भी सेटिस्फाई नहीं किया। 9 की बात करोगे तो 9 माइनस 8, यस वाकई में 9 माइनस 8 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 9 है ऐसा नंबर जो सेटिस्फाई कर रहा है आपके कंडीशन को। 11 की बात करोगे तो नहीं करेगा। 12 की बात है तो 12 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 12 माइनस 8 इज नॉट इक्वल्स टू 1। सो अब स्टेटमेंट में क्या लिखना है, देखिए यहां पर आप ऐसा लिखोगे, सिंस only x equals to 9 satisfy the condition, which condition? X minus 8 equals to 1 and x equals to 3, 5, 7, 11, 12 do not satisfy the condition, therefore the truth value of the given statement is, बताइए क्या कहोगे? स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होगा? डेफिनेटली इट विल बी ट्रू। उन्होंने कैसे, अब ये ट्रू कैसे पता चला सर? देखो बेटा, देखो
there is just one element which is satisfying the condition. Are all the elements satisfying? No. जब सारे एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करते तो आप कौन सा क्वांटिफायर यूज करते हो? डेफिनेटली आप एग्जिस्टेंशियल का यूज करते हो, और क्वेश्चन में भी एग्जिस्टेंशियल का ही इस्तेमाल हुआ है. तो जब आपका आउटकम और उनका स्टेटमेंट दोनों आपस में मिल जाए, दोनों अगर सेटिस्फाई करे एक दूसरे को, तो आप कहते हो ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. अगर मान लीजिए यहाँ पर यूनिवर्सल अप्लाइड होता तो डेफिनेटली यूनिवर्सल में आपको ये चेक करना होता है कि सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, तो आपको पता चलता नहीं सारे के सारे तो नहीं कर रहे, तो आप तभी लिख देते कि इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है. ठीक है, एक और सम लेते हैं आपके लिए. तो चलिए अब बात करते हैं आपके थर्ड एग्जाम्पल की. ये रहा आपके सामने थर्ड एग्जाम्पल. existential quantifier of x which belongs to a such that x square is less than 0. अगर इसे लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? देखिए, इसे लिखना होगा तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, there exist x which belongs to a such that x square less than 0. तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा आपका स्टेटमेंट. अब उसके बाद देखिए, आपको ये करना होगा, चेक करना होगा कि क्या वाकई में यहाँ पर एक तो एटलीस्ट ऐसा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल यूज हुआ है. तो अगर एक ने भी सेटिस्फाई कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा. चलिए, स्टेटमेंट का कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर लेस देन 0. सबसे पहले हम लोग 3 के लिए चेक करेंगे, क्या 3 सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? 3 का स्क्वायर तो 9 होता है. तो 3 का स्क्वायर 9 है, क्या 9 0 से छोटा है? नहीं, 9 इज नॉट लेस देन 0. तो इसीलिए हम लोग कहेंगे 3 डजंट सेटिस्फाई. देखिए, सिंपल सी चीज़ है, आपको बता देता हूँ अगर सॉल्व करके चाहिए तो. देखिए, मैंने सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिखा, लेस देन 0. 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इज नॉट लेस देन 0. ठीक है, आगे अगर बात करेंगे, नेक्स्ट लेना होगा 5. तो 5 का स्क्वायर लेस देन 0 है क्या? 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, इट इज़ डेफिनेटली नॉट लेस देन 0. अगर बात करेंगे 7 की, 7 का स्क्वायर ऑब्वियसली इट इज़ 49, नॉट लेस देन 0. आगे बात करोगे तो 9 का स्क्वायर होगा, अगेन इट इज़ नॉट लेस देन 0. 11 का स्क्वायर सबको पता है 121, नॉट लेस देन 0. 12 का भी अगर स्क्वायर चेक करोगे तो नॉट लेस देन 0 आता है. तो देखिए, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपसे क्या कहता है भाई? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलता है एटलीस्ट एक तो ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. लेकिन हमने तो चेक किया, हमें ना तो एक भी ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिला जो आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एक्स स्क्वायर लेस देन 0. तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट any value of x which belongs to a that satisfy the condition. What was your condition? That satisfy the condition x square less than 0. Therefore the truth value of the given statement pattern is, बताइए, एग्जिस्टेंशियल है तो एटलीस्ट एक तो होना चाहिए था. क्या एक भी आपको यहाँ पर दिख रहा है? एक भी आपको x का एलिमेंट दिख रहा है क्या जो सेटिस्फाई कर रहा है आपकी गिवन कंडीशन को? नहीं कर रहा है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसका ट्रुथ वैल्यू बन जाएगा फॉल्स. बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, सिंस वी डोंट हैव एनी ऑफ द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, हेंस द ट्रुथ वैल्यू विल बी फॉल्स इन दिस केस. आई होप आपको ये समझ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. चलिए, अगला एग्जाम्पल है आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर का. देख लेते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर को कैसे डील करेंगे. तो सबसे पहले यूनिवर्सल क्वांटिफायर को देखिए. यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ x विच बिलोंग्स टू a 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 14. कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, ऐसे लिखा जाता है. एक तो आप इसे फॉर एवरी लिख सकते हो, जैसे कि ऐसे, फॉर एवरी x विच बिलोंग्स टू a, फॉर एवरी x which belongs to a 2x plus 9 will be greater than 14. ठीक है, आप एक तो फॉर एवरी लिख सकते हो या फिर ऑल x which belongs to a. दोनों का मतलब बिल्कुल भी सेम होता है. ठीक है, इट डिपेंड्स आप क्या लिखते हो. आगे बात करेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर अगर दिया हुआ है तो उसको क्या करना है, या फिर आसान सी भाषा में समझाया जाए तो कैसे इसको हमें टैकल करना है, इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालेंगे. बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको.
सारे के सारे एलिमेंट्स उठाइए और चेक कीजिए क्या सारे के सारे एलिमेंट्स इसे सेटिस्फाई करते हैं। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और अगर यूनिवर्सल दिया हुआ है तो सीधे सीधे फॉल्स लिखेंगे उसका आंसर। लेकिन अगर सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ट्रू उसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल लिखा हुआ है तो सारे के सारे ने सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 3 के लिए। तो देखिए 3 इंटू 2 कितना बनेगा, 3 इंटू 2 6 बनेगा, 6 प्लस 9 कितना बनेगा 15, 15 इज ग्रेटर देन 14। यस, तो 3 ने तो सेटिस्फाई कर दिया भैया। 5 की अगर बात करेंगे तो 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 9 19 इज ग्रेटर देन 14। यस, 5 ने भी सेटिस्फाई किया। 7 की बात करेंगे तो देखिए 7 टू ज़ा 14 हो गया, 14 प्लस 9 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 14, तो 7 भी सेटिस्फाई कर रहा है। 9 की बात करोगे 9 टू ज़ा 18, आगे के सारे नंबर चेक करते जाओ, सभी के सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस x equals to 3, 5, 7, 9, 11, 12 satisfy the given condition, satisfy the given condition। क्या है आपकी कंडीशन? 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 14। तो आगे क्या लिखोगे? आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वहाँ का, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहाँ से और नीचे लेके आते हैं। तो क्या कंडीशन थी भाई? कंडीशन 3 आपकी 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 14। तो यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, या फिर स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा? इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा बताइए। देखिए यूनिवर्सल दिया हुआ है तो सारे सारे आपके एलिमेंट्स ने सेटिस्फाई करना चाहिए था और वाकई में सारे एलिमेंट्स ने सेटिस्फाई कर लिया। जब यूनिवर्सल लगाया हुआ है और सारे के सारे सेटिस्फाई भी कर रहे हैं तो आप लोग क्या कहोगे? ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा या फॉल्स होगा? डेफिनेटली सर ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा ट्रू इस केस में। तो बहुत ही सिंपल सा था आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ योर क्वांटिफायर्स। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। तो जो अगली चीज़ आपको पढ़नी है इस चैप्टर में, लॉजिक चैप्टर में, वो है डुअल्स। ये डुअल्स होता क्या है? देखिए डुअल्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी लॉजिकल स्टेटमेंट दिया जाएगा वहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट करनी होती है। यानी कि सेंटेंसेस का जो मीनिंग है उसे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया जाता है। नेगेशन बहुत ही अलग चीज़ होती है लेकिन डुअल्स काफ़ी अलग चीज़ होती है, दोनों में काफ़ी अंतर है। डुअल्स जो है वो सिर्फ एंड को और में बदल देता है और को एंड में बदल देता है, यानी कि इट इज जस्ट द रिप्लेसमेंट दैट इज गोइंग ऑन। नेगेशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन। बट डुअल्स क्या करता है? डुअल्स आपके कंजंक्शन को डिसजंक्शन बना देता है, डिसजंक्शन को कंजंक्शन बना देता है, आपके टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन बना देता है और कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी बना देता है। देखिए सिंपल सी चीज़ करनी है आपको। आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, लॉजिकल स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में जहाँ पर एंड का सिंबल दिखेगा उसे और में बदल दो, जहाँ पर और का सिंबल दिखेगा उसे एंड में बदल दो। सिंपल है। जहाँ जहाँ टोटोलॉजी लिखा हुआ यानी स्मॉल टी लिखा होगा वहाँ पर स्मॉल सी लगा दो, और जहाँ पर स्मॉल सी लिखा होगा वहाँ पर स्मॉल टी लगा दो। टी का मतलब टोटोलॉजी, सी का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा ये चीज़ है डुअल्स। चलिए आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है इस पे बेस्ड, वो सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो डुअल्स पे बेस्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट राइट द डुअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इनके डुअल्स लिखने होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है P और Q एंड R। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। डुअल्स में मैंने क्या बताया आपको? जहाँ पर एंड लिखा होगा वहाँ पर और आएगा, जहाँ पर और लिखा होगा वहाँ पर एंड आ जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर आप देख सकते हो P और लिखा हुआ है तो और के जगह पे क्या कहा था सर ने? एंड लिखना है। एंड के जगह पे क्या लिखना है? और लिखना है। बस इतना सा सिंपल करना है। आ गया इसका सॉल्यूशन आपके सामने। बस यही इसका डुअल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सामने। ये दिखा हुआ है P और Q, और लिखा हुआ है तो आपको पता है एंड करना है। सर ने एंड कर दिया, यहाँ पर एंड के जगह पे और लगा देंगे और जहाँ पर और लिखा है वहाँ पर एंड लगा देंगे। एज सिंपल एज दैट। लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स दिस सेवेंथ वन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है सर? यहाँ पे तो नेगेशन है। नेगेशन होगा तो क्या करना है? बच्चों मैंने नेगेशन के बारे में कोई भी बात नहीं की, मैंने सिर्फ बोला एंड को और करो, और को एंड करो, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी। यानी कि जहाँ पर नेगेशन होगा वो नेगेशन एज इट इज रहेगा, जहाँ पर और होगा वहाँ पर एंड आ जाएगा, जहाँ पर एंड है वहाँ पर और आ जाएगा। P will remain as it is
और के जगह पे एंड, नेगेशन एज इट इज, क्यू आ गया, एंड के जगह पे और आ गया, और फिर आ गया नेगेशन एस। बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए सर, ये दिया हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन का उल्टा क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया था टोटोलॉजी होता है, तो टोटोलॉजी लिख दिया, यानी स्मॉल टी। और के जगह पे डालना होगा एंड, आ गया कर्ली ब्रैकेट, पी विल बी एज इट इज, एंड के जगह पे और आएगा। ब्रैकेट्स को चेंज नहीं करना है, जहां पर जो ब्रैकेट है वहां पर वही ब्रैकेट रहेगा। फिर आएगा ये एंड, फिर आएगा आर, और आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये था आपके डुअल्स के बारे में। इसके मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है डुअल्स में। आप जाके आपके टेक्स्ट बुक के सारे सम सॉल्व कर सकते हो अभी। और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। आज हम लोग ने पढ़ा आपके डुअल्स के बारे में और साथ ही के साथ आपके क्वांटिफायर्स के बारे में, यूनिवर्सल भी और एग्जिस्टेंशियल भी। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। जो सम हम लोगों ने पढ़े हैं आप ज़रा घर पे वो प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू लेट्स सिंप्लीफाई।